नमस्कार साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 की जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है उसका ये तीसरा पेपर है। पहला 20 मई को हुआ था, फिर 30 मई और अब 10 जून वाला है। 10 जून 2021 को जो टेस्ट हुआ उसकी आंसर की के बारे में विस्तार से अपन जाने। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसकी टेस्ट सीरीज हमने चालू की है अभी। उसका पहला पेपर जो है 15 जून को है। तो यदि आप लोगों का किसी का वैकल्पिक विषय हिस्ट्री है तो आप उस टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उस टेस्ट सीरीज में इतने अच्छे ढंग से हमने टेस्ट को डिज़ाइन किया है कि क्वेश्चन के नीचे आपको पूरा रेफरेंस मिलेगा, कौन सी बुक से हमने वो प्रश्न उठाया है और कौन से पेज पे है, क्या लेखक है, ये कंप्लीट डिटेल्स आपको उससे मिलेंगी। और मैं ये कहता हूँ कि आपको हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज इससे बढ़िया कहीं मिलने वाली नहीं है, इसलिए प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। चलिए इसमें शुरू करते हैं आज वाले टेस्ट की बात। पहला प्रश्न है, हवाला शिल्प ग्राम निम्न में से कहाँ है? आंसर दे रखा है उदयपुर में ने। तो राजस्थान में जो है 4 मुख्य हवाला गांव हैं। पहला जो है वो उदयपुर में है, जिसको हवाला नाम से जानते हैं, हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर। दूसरा पाल शिल्प ग्राम जोधपुर में है और तीसरा जो मुख्य शिल्प ग्राम है वो जवाहर कला केंद्र जयपुर को माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, हाथी दांत का कार्य, यहाँ पे असुमेलित को छांटने के लिए आपको बोला गया था। हाथी दांत का कार्य जयपुर में होता है, पाव रजाई का कार्य भी जयपुर में होता है, तलवार निर्माण का कार्य यहाँ पे जोधपुर दे रखा है, जबकि तलवार निर्माण का कार्य सिरोही में होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और छाता निर्माण का कार्य फालना पाली में होता ही है, तो ये भी आपका सही है। तीसरे प्रश्न पे पहुंचते हैं, मामाजी के घोड़ों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये हरजी गांव जो है, यहाँ पे हरजी गांव जालोर में पड़ता है और मामाजी और गोगाजी के घोड़े यहाँ पर स्थानक विधि द्वारा बनाए जाते हैं हरजी गांव जालोर में। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरजी गांव। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? तो राजस्थान में सबसे बड़ी मीनाकारी की मंडी सीतापुरा में है और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। सोने से निर्मित आभूषणों पर रंगों की भराई का कार्य जो होता है ना, उसको मीनाकारी कहा जाता है। और इस कला का सर्वाधिक विकास जयपुर के महाराजा थे सवाई राम सिंह द्वितीय, उनके समय में इस कला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। कुदरत सिंह जी इस कला के प्रमुख कलाकार थे, जिनको 1998 में पद्मश्री से नवाजा गया था। अब एक जो मीनाकारी और है, तांबे की मीनाकारी, वो भीलवाड़ा में होती है, उस इफेक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस जिले से है? तो ये जो किस कला से है, तो ये ब्लू पोट्री जो है वो कृपाल सिंह जी की कला है और ये सीकर के निवासी हैं। मऊ सिंह, ये जो कृपाल सिंह जी हैं सीकर के निवासी हैं और ब्लू पोट्री से संबंधित हैं। इन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर भी कहा जाता है। 1974 में कृपाल सिंह जी को पद्मश्री और 2002 में इनको शिल्प गुरु अवार्ड से भी नवाजा गया था। ब्लू पोट्री होती क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर यदि नीले रंग से चित्रकारी कर दी जाए तो उसको ब्लू पोट्री कहा जाता है। छठे प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। सुमेलित करना है। ब्लू पोट्री जयपुर की है, कागजी पोट्री आपकी अलवर की है, ब्लैक पोट्री बीकानेर की है और सुनहरी पोट्री कोटा की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान में गोटा बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में गोटा बनाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको लीलघर या नीलघर कहा जाता है। गोटा का काम खंडेला, सीकर, भिनाई, अजमेर और जयपुर 3 जगह होता है। खंडेला, सीकर, भिनाई, अजमेर और जयपुर में। गोटे का रंग आमतौर पे पीला होता है। गोटा बनाने वाला व्यक्ति लीलधर कहलाता है, बेचने वाला व्यक्ति बिसायती कहलाता है। गोटा रखने का जो स्थान होता है उसको सांडाला बोलते हैं और
कोटा बनाने का जो कारखाना होता है उसको गुबरिया बोलते हैं। इसलिए ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको भी आपको ध्यान रखना है। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। मोम का दाबू प्रिंट सवाई माधोपुर में होता है। मिट्टी का दाबू प्रिंट बालोतरा बाड़मेर में होता है। गेहूं का दाबू प्रिंट सांगानेर में होता है। और कागज का दाबू प्रिंट जायल नागौर का प्रसिद्ध है। इसलिए ABCD ही आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? देखिए, समुद्री रंग का लहरिया तो जयपुर में होता है। सतरंगी लहरिया जो है वो आपका यहाँ पे सापुरा दे रखा है, जबकि सतरंगी लहरिया जो है वो सुजानगढ़ चूरू का प्रसिद्ध होता है। इसलिए असुमेलित में सतरंगी लहरिया यहाँ पे सापुरा हुआ है, लिखा है, इस वजह से ये गलत है। यहाँ पे यदि सुजानगढ़ चूरू होता तो ये बिल्कुल सही रहता। मोती लहरिया सीकर में होता है, बिल्कुल सही है। और पचरंगी लहरिया जयपुर में होता है, ये भी सही है। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हस्तकला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जयपुर को हस्तकला का तीर्थ कहा जाता है, ये कथन सही है। और हस्तकला की आत्मा मीनाकारी को कहा जाता है, ये भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पे असत्य कथन पूछा है कि असत्य कौन सा है, तो इसलिए असत्य तो दोनों में से कोई सा ही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई भी असत्य कथन नहीं है। इसलिए चौथे नंबर का ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जयपुर को हस्तकला का तीर्थ भी कहा जाता है और हस्तकला का हृदय या आत्मा मीनाकारी को कहा जाता है, ये दोनों कथन सही हैं। राजस्थान सरकार हाथ से बनी वस्तुओं को राजस्थली से के नाम ब्रांड नाम से बेचती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान में हस्तकला का केंद्र जो है वो बोरनाड़ा जोधपुर में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 11वां प्रश्न है। राजस्थान का वह आभूषण कौन सा है जिसका क्षेत्र बदलने के साथ साथ उसका स्वरूप भी बदलता जाता है? तो ये बोरला जो है वो सिर पर पहनने का स्त्रियों का आभूषण है, जिसे सुहाग की निशानी के रूप में माना जाता है। और क्षेत्र के अनुसार इसकी बनावट भी बदलती जाती है और नाम भी बदलते जाते हैं। इसलिए कुछ 11वें प्रश्न में आपका बोरला आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है। निम्न में से कौन असुमेलित है? चूड़ा रत्न स्त्रियों का सिर का आभूषण है, बिल्कुल सही। खांच स्त्रियों का चूड़ा है, बाजू पे पहनते हैं, बिल्कुल सही है। खंजरी पैर का आभूषण है, यहाँ पे ये खंजरी जो है वो असुमेलित है, क्योंकि खंजरी पैर का नहीं हाथ में पहनी जाती है। खंजरी हाथ में पहनी जाती है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है असुमेलित है। तिमणिया गले का आभूषण है, हार के टाइप का होता है, तो ये आपका सही है। तो 12वें प्रश्न में खंजरी पैर का आभूषण नहीं है, हाथ का आभूषण है, इसलिए ये असुमेलित हुआ। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुरलिया जो है वो कान का आभूषण है, बिल्कुल सही। कंठमाला गले का आभूषण है। कंकण हाथ का आभूषण है। और सुआ भाड़ को सीने का आभूषण नहीं है। देखिए, सुआ भाड़ को मेमंद, रखड़ी, टीका, टिकड़ा, शिव तिलक, बिंदिया, ये सब सिर पर धारण किए जाते हैं। यहाँ पे बोर, सिरफुल, मेमंद और टीकोबल को भी यहाँ पे ये जो है सिर के आभूषण है, इसलिए सुआ भाड़ को सीने का आभूषण नहीं है, ये आपका सिर का आभूषण है, इसलिए ये कथन आपका गलत हो जाएगा। 14वें प्रश्न की तरफ पहुँचते हैं। निम्न में से सरक्यारी क्या है? सरक्यारी आपके नाक सिर स्त्री के सर का आभूषण है, सरक्यारी, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन ही इसमें हो जाएगा। निम्न में से वैण और वेडलो क्रमशः क्या है? वेण और वेडलो क्रमशः क्या है? तो वेण तो देखिए, वेण नाक में पहनने का आभूषण है और वेडलो जो है वो कान का आभूषण है, इसलिए पहले नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से चंपाकली और टीको भिलको का आभूषण क्रमशः कहाँ पहने जाते हैं? तो चंपाकली तो गले का आभूषण है और टिड्डो भिलको शब्द है, ये टिड्डो भिलको शब्द जो है वो आपका सिर का आभूषण है, अभी मैंने बताया था।
गले में हार, कंठी, तिमणियाँ, झालर, मांदड़िया इत्यादि ये जो है गले में पहने जाते हैं। और सुओ भाल को रखड़ी, टीका, टीकड़ा, शिव तिलक, बिंदिया ये सभी सिर पर धारण किए जाते हैं। 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। धांस निम्न में से निम्न में से क्या है? तो ये जो है धांस दांत में पहनने वाले का आभूषण है। देखिए कई लोगों के सामने वाले दांत में कुछ चमकता हुआ सा एक बिंदु टाइप होता है, उसको अपन जो है धांस कहते हैं। और ये आमतौर पे जो भील लोग हैं, भील और आदिवासी लोग हैं, उनमें ये पुरुषों का आभूषण है। आमतौर पे पुरुष करवाते हैं, लेकिन महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं होती। 18वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बाली, बाला व बल्ल्या ये क्या है? बाली, देखिए बाली जो है नाक में पहनने का आभूषण है, बाला कान में पहना जाता है, और बल्ल्या एक कड़े के टाइप का एक आभूषण होता है जो पुरुष पहनते हैं। तो ये हाथ के आभूषण है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, नाक, कान, हाथ का आभूषण। निम्न में से बेसरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखिए बेसरी जो है वो नाक का आभूषण है। बेसरी नाक का आभूषण है और इसमें नाचते हुए मोर की आकृति होती है जो नाक में पहनी जाती है। और बनी ठनी चित्र में जो नायिका है ना, उसने अपने नाक में जो आभूषण पहन रखा है उसको बेसुरी कहा जा सकता है। तो ये बेसुरी जो है नाक का आभूषण है। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित आभूषणों में से कौन सा युग्म कमर के आभूषणों हेतु असंगत है? देखिए झूला, मेखला, जंजीर और तगड़ी कमर के हैं, सही बात है। पंसारी, सटका, जंजीर, मेखला ये भी कमर के हैं। सटका, करघनी, कणकते और तगड़ी ये भी सही हैं। यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में करघनी, कणकती और तगड़ी तो आपके कमर के हैं, लेकिन रखन जो है वो दांत का है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। विवाह के दिन वधू की माता द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी क्या कहलाती है? तो विवाह के दिन वधू की माता जो वस्त्र पहनती है, ओढ़नी पहनती है, उसको पीर जोड़ कहते हैं। और पीर जोड़ वधू के मामा द्वारा वधू की माँ को भेंट की जाती है। यहाँ पे आंसर पीर जोड़ होगा। राजस्थान में कौन सी ओढ़नी विवाहित महिलाओं द्वारा नहीं ओढ़ी जाती? तो यहाँ पे जो है ना कटकी भात और पावली भात की ओढ़नी जो है वो कुंवारी कन्याएं ओढ़ती हैं। काले रंग के कपड़े पर बूंदियाँ होती हैं, वो इसको कटकी भात की ओढ़नी कहते हैं, जिसको पावली भात की ओढ़नी भी कहा जाता है। और कैरी भात की, आलू भात की, ज्वार भात की और तारा भात की ये ओढ़नियाँ मीणा महिलाएं पहनती हैं, लेकिन विवाहित पहनती हैं। पावली भात और कटकी भात की जो है वो ओढ़नियाँ विवाहित महिलाएं नहीं पहनती, कुंवारी लड़कियां इसको पहनती हैं। 2 नंबर का ऑप्शन 22वें में हो गया। 23वां प्रश्न है। निम्न में से कातोड़ा क्या है? तो ये कातोड़ा जो है वो शो के अवसर पर महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र है, इसलिए पहले नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। असुमेलित को छांटना है। देखिए तिलका मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला सफ़ेद रंग का वस्त्र होता है, उसको तिलका कहते हैं। नांदना क्या होता है? आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला जो स्कर्ट है, घाघरा है, उसको नांदना कहते हैं। बडुली क्या है? बडुली है दूल्हे द्वारा विवाह के अवसर पर दुल्हन के लिए जो ओढ़नी लेके आता है दूल्हा, उसको बडुली कहते हैं। और भड़का क्या है? भड़का है मीणा जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनते हैं उसको भड़का कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मीणा जनजाति नहीं है, यहाँ पे काथोड़ी जनजाति के द्वारा जो मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनी जाती है उसको भड़का कहते हैं। इसलिए यहाँ पे मीणा जनजाति न होके यदि काथोड़ी जनजाति होती तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। असुमेलित को छांटिए। कछावू क्या है? आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला तंग घाघरा जो होता है उसको कछावू कहते हैं।
लंगोटी क्या होती है? आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला कमर के ऊपर का वस्त्र जो होता है उसको लंगोटी कहते हैं, जिसको कांचली भी आमतौर पे सामान्य भाषा में बोला जाता है। खटका क्या है? खटका है शहरिया जनजाति में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला जो साफा या पगड़ी है उसको खटका कहते हैं। और ढिपाड़ा क्या है? जाट समाज में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को ढिपाड़ा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। क्यों है? क्योंकि तंग धोती को तो ढिपाड़ा कहते हैं, ये बात सही है, लेकिन जाट समाज में नहीं पहनते ढिपाड़ा, ये आदिवासी समाज के पुरुष पहनते हैं, इसलिए यहाँ पे आदिवासी समाज होता तो ढिपाड़ा का विकल्प का सुमेलित हो जाता और अपना आंसर अभी फिलहाल चौथा नंबर का आपको लगाना है। वर्तमान में पर्यटन विकास निगम का पंचवाक्य क्या है? वर्तमान में पर्यटन विकास निगम का जो पंचवाक्य है, 2018 से राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य इसका पर्यटन वाक्य है। तो ये पंचवाक्य आपको ध्यान रखना है, पिछली बार भी पूछा था परीक्षा में, उस टाइम था जाने क्या दिख जाए, तो वो आंसर सही था। फिलहाल आपको राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य मान के चलना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान को कितने परिपथों में बांटा गया है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखिए 9 सर्किट थे, वर्तमान में 10 हैं। ए और जो है परिपथ हिंदी में उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे 10 नंबर का जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान पर्यटन निगम की स्थापना जो है वो 1979 में की गई थी, तो 1 अप्रैल 1979 को हुआ था, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा इसमें। 29वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 4 मार्च 1989 को एक समिति थी भाई, मोहम्मद यूनुस समिति, तो मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पे ही राजस्थान को सर्वप्रथम पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया गया था। 30वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक क्रमशः कहाँ से आते हैं और कहाँ आते हैं? तो दोनों में आपको यह ध्यान रखना है, जयपुर में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं और फ्रांस से आते हैं। 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2018 में राजस्थान के किस स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये तो पहले ही थे, सोनारगढ़ ब्रह्म मंदिर। ये 2018 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 6 स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया था, जिसमें अलवर की नीमराणा की जो बावड़ी है ना, उसको राजस्थान का स्मारक घोषित किया है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। ब्रह्मा मंदिर जो पुष्कर में है वो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल 2018 में तो नीमराणा बावड़ी को शामिल किया गया था। पूरे भारत में 6 स्थान चयनित हुए थे, जिसमें राजस्थान की नीमराणा बावड़ी थी। राजस्थान का पहला यदि स्थल पूछा जाए जिसको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया, तो वो आपका ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर वाला हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन विकास हेतु किए गए प्रयासों में कौन असुमेलित है? तो राजस्थान सरकार द्वारा क्या नहीं किया गया था? देखिए, राजस्थान पर्यटन निदेशालय जयपुर में स्थापित किया गया था 1955 में, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान पर्यटन विभाग जयपुर में स्थापित किया गया था 1956 में, ये भी सही है। राजस्थान होटल विकास निगम जयपुर में स्थापित किया गया था 1965 में, ये भी सही है। लेकिन राजस्थान पर्यटन विकास निगम जो है वो जयपुर में स्थापित हुआ था, ये बात सही है, लेकिन 89 में नहीं हुआ था, 1 अप्रैल 1979 को हुआ था। 89 यहाँ पे असुमेलित है, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। आंसर इज 4। राजस्थान में पर्यटन सर्किट स्वर्णिम त्रिकोण पर राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है? तो ये जो पर्यटन सर्किट है स्वर्णिम त्रिकोण, वो जयपुर जो है जयपुर आगरा, जयपुर दिल्ली आगरा है, तो यहाँ पे जयपुर वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेवाड़ सर्किट पर्यटन सर्किट में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो मेवाड़ सर्किट में भीलवाड़ा नहीं है भाई, भीलवाड़ा आपका अजमेर सर्किट में आता है, इसलिए भीलवाड़ा आपका इसमें शामिल नहीं होगा, भीलवाड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है,
कौन असुमेलित है? वैणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। बैलून महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में मनाया जाता है, ये भी सही है। थार महोत्सव जैसलमेर में नहीं मनाया जाता है भाई, थार महोत्सव जो है बाड़मेर में ही मनाया जाता है। बैलून महोत्सव भी बाड़मेर में और थार महोत्सव भी जैसलमेर में, बाड़मेर में, इसलिए आपका आंसर 4 हो जाएगा। थार महोत्सव जैसलमेर गलत है, जैसलमेर की जगह क्या होना चाहिए था? बाड़मेर होना चाहिए था। 36वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से राजस्थान का कौन सा दुर्ग विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? राजस्थान में देखो 6 दुर्ग हैं जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? इसका एक ट्रिक है छोटी सी, चीकू गाजर आम। तो यहाँ पे चीकू में ची से चित्तौड़ है, कुंभलगढ़ है, गांगरोण है, जैसलमेर है, रणथंभौर है और आमेर है। भटनेर दुर्ग जो जैसलमेर में है, भटनेर भूपत राजा द्वारा इसको बनाया गया था, तो ये जो है विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है, तो भटनेर दुर्ग इसका आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्तमान में कितने रोपवे क्रियाशील अवस्था में है? जो उड़न खटोले टाइप के होते हैं ना, उनको आपको रोपवे कहते हैं। यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। राजस्थान में क्रियाशील अवस्था में तो रोपवे 4 ही हैं। टोटल कितने हैं? 5, और यदि प्रस्तावित को भी शामिल कर लें तो 6 होंगे। अब 4 कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान में 5 हैं भाई, ये ध्यान रखना, जिनमें 4 क्रियाशील हैं। जो पहला जो है वो सुंधा माता जालोर वाला है। दूसरा मनसा माता करणी, मनसा पूर्ण करणी माता जो है उदयपुर में वो है। तीसरा सावित्री माता पुष्कर का है। और चौथा अभी शुरू हुआ था सामोद रोपवे चोमू जयपुर में है। तो ये 4 जो हैं वो आपके एक्टिव अवस्था में हैं, जबकि माउंट आबू रोपवे जो है सिरोही में वो न्यायिक विवाद के कारण अभी तक लंबित है, वो चल नहीं रहा है भाई, ये ध्यान रखना। और राजस्थान में एक प्रस्तावित भी है। प्रस्तावित कौन सा है? जयपुर में वृंदावन रोपवे है जयपुर में, तो वो प्रस्तावित है, अभी उसकी क्रियाविधि चालू है नहीं हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्टिव 4 हैं, एक सिरोही माउंट आबू वाला न्यायिक विवाद के कारण पड़ा हुआ है, वो एक्टिव नहीं है, और एक लंबित है आपका प्रस्तावित है कनक वृंदावन जयपुर वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। 38वां प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास हेतु संचालित शाही रेलों में से कौन सा युग में असुमेलित है? देखिए, पैलेस ऑन व्हील्स जो है वो 1982 में चली थी, बिल्कुल कन्फर्म है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009 में चली थी, ये भी सही है। फेरी क्वीन रेल जो है वो 2003 में चली थी, वो भी सही है। और पैलेस ऑन व्हील्स 2, पैलेस ऑन व्हील्स 2 जो है वो 2011 में नहीं चली थी भाई, 2009 में चली थी, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में कुल कितने पर्यटन संभाग हैं? तो देखिए भाई, पर्यटन सर्किट तो आपके 10 बताए थे मैंने, यहाँ पे संभाग केवल 4 हैं, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। संभाग के स्तर पे 4 भागों में राजस्थान को बांटा है, 4 संभाग हैं और 10 सर्किट हैं। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का भी आपको ध्यान रख लेना है, यहीं पे 25 जनवरी को मनाते हैं भाई, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है चीज़ों का। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब लागू हुई? तो राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति जो है वो 2001 में लागू हुई थी भाई, ये ध्यान रखना। 1989 में 89 में मोहम्मद यूनुस समिति के जो है सिफारिश पे उद्योग का दर्जा मिला था। और आरटीडीसी की स्थापना आपको 1979 मतलब 1979 में आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में कौन सी नीति चल रही है पर्यटन की नीति? 2015 वाली, ध्यान रखना है। तो ये 4 ऑप्शन आपको मैंने वैसे ही दिए हैं। 2001 में प्रथम पर्यटन नीति पहला ऑप्शन से, चौथा ऑप्शन जो 2015 वाला है, इसमें ध्यान रखना वर्तमान पर्यटन नीति कौन सी है? 2015 वाली। और 1989 में आपको उद्योग का दर्जा मिला था, और 1978-89 में आपको जो है आरटीडीसी की स्थापना हुई थी, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा रोपवे कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा रोपवे जो पहली बार बना था, सुंधा माता रोपवे जालोर में,
वही राजस्थान का सबसे बड़ा रोपवे है, 800 मीटर लंबाई है वही, उसका ध्यान रखना। राजस्थान में दूसरा रोपवे, मैंने बताया था 4 रोपवे हैं, चारों रोपवे का आपको ध्यान रखना है। 5वां रोपवे न्यायिक विवाद वाला है जो आपका सिरोही में है, वो अभी चल नहीं रहा है। और लेटेस्ट जो बना है वो सामोद रोपवे है। इनकी मैं सबकी लंबाई बता देता हूँ, वही आपको ध्यान रखना। सुंदा माता रोपवे राजस्थान का सबसे पहला और सबसे बड़ा रोपवे है, 800 मीटर लंबाई है वही इसकी। सावित्री माता रोपवे पुष्कर जो है वो उसकी 700 मीटर लंबाई है भई, अजमेर में है। मनसापूर्ण करणी माता रोपवे है, उसकी लंबाई है 387 मीटर। और सामोद रोपवे सबसे छोटा है भाई, और सबसे लास्ट में भी यही चला था, 350 मीटर जो है इसकी लंबाई है, ये ध्यान रखना। 42वां प्रश्न है, कौन असुमेलित है? दवावेद, गद्य पद्य रचित तुकांत रचनाएं सही है। रासो क्या है? कवियों के काव्य के रूप में शासकों की जो विशेषताएं प्रशंसाएं होती थी उनको रासो कहते हैं। शब्द क्या है? संत कवियों के दोहों के रूप में जो उपदेश देते थे उनको शब्द कहते हैं। और साखी क्या है? साखी होते हैं पूर्व व्यक्तियों द्वारा कही गई बातें। नहीं, पूर्व व्यक्तियों द्वारा कही हुई बातें नहीं होती हैं। साखी का मूल अर्थ होता है साक्षी, जिसका अर्थ होता है आंखों देखी घटनाओं का वर्णन करना। इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 43वें प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखा गया? भाई कर्नल जेम्स टोड ने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक तो 1829 में और एक 1839 में, 10 साल के अंतर पे, ये ध्यान रखना। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का पहला भाग 1829 में आया था और दूसरा भाग 1832, 3 साल बाद में आया था। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का ध्यान रखो, पहला भाग 1829 में और दूसरा भाग 1832 में। और इस ग्रंथ में राजपूतों की वंशावली, राजपूतों के सामंती व्यवस्था और विभिन्न रियासतों का वर्णन किया गया है। जबकि दूसरी जो बुक है इनकी कर्नल जेम्स टोड की, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, वो भाई 1839 में आई थी। तो ये दोनों ही बुक सही हैं, उनकी कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखी गई हैं, तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलो। राजस्थान साहित्य में कौन पाथल और पीथल उपनाम से जाने जाते हैं? तो भाई बीकानेर के पृथ्वीराज थे, महाराजा कल्याणमल के पुत्र, अकबर के दरबारी थे। ये जो आपके पृथ्वीराज जो हैं अकबर के दरबारी हैं। एलपी टेसिटरी ने इनको डिंगल का हैरोस कहा था। और कर्नल टोड के अनुसार तो पृथ्वीराज राठौड़ के साहित्य में 10,000 घोड़ों का बल बताया था उन्होंने। और एक ऐसे भी मान्यता है कि पृथ्वीराज राठौड़ जब मरे थे तो उनकी अंतिम यात्रा में, अंतिम शव यात्रा में सफ़ेद कौवे आए थे भाई, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका जो है पाथल तो राणा प्रताप, सिसोदिया राणा प्रताप उदय सिंह जी वाले हैं, और पीथल जो हैं वो पृथ्वीराज राठौड़ हैं। पृथ्वीराज राठौड़ ने एक बुक भी लिखी थी भाई, प्रसिद्ध बुक थी बैली कृष्ण रुक्मणीरी, जिसको कवि दुर्सा आढ़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, दोबारा एक बार और बता देता हूँ। पृथ्वीराज बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के पुत्र थे और अकबर के दरबारी थे। एलपी टेसिटरी जिसने राजस्थानी साहित्य के बारे में लिखा है उनको डिंगल का हैरोस कहा है। कर्नल टोड ने पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कहा है कि उनके साहित्य में 10,000 घोड़ों जितना बल है। पृथ्वीराज राठौड़ की मृत्यु पर सफ़ेद चूहे आए बताते हैं इतिहासकार। और बेली कृष्ण रुक्मणीरी उन्होंने एक बुक लिखी है, प्रसिद्ध बुक है, और कवि दुर्सा आढ़ा ने इसी बुक को 5वां वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी है। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर निम्न कथन किसने लिखा? अकबर जासी आप, दिल्ली पासी दूसरा, पुनरासी प्रताप, सुजस नजासी सूरमा। कवि दुर्सा आढ़ा है भाई, ये ध्यान रखना है, जिसने पृथ्वीराज राठौड़ की बेली कृष्ण रुक्मणीरी को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है, वो वही कवि दुर्सा आढ़ा हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में कहा है कि अकबर जासी आप और दिल्ली पासी दूसरा, पुनरासी प्रताप, सुजस नजासी सूरमा। 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थानी में किस साहित्यकार को अंग्रेजों ने केसरी हिंद की उपाधि दी थी? तो ये केसरी हिंद जो हैं वो कवि श्यामल दास जी को दी थी। और ये कवि श्यामल दास जी मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी थे। उन्होंने 2 बुक लिखी थी बढ़िया वाली, एक तो वीर विनोद और जो है वंश भास्कर भी इन्होंने ही लिखी थी। ठीक है,
तो ये आगे चलते हैं 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बूंदी के साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण, अरे भाई वंश भास्कर तो सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी भाई, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा गलत भूल गया भाई। बूंदी के साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण निम्न में से किसके दरबारी कवि थे? तो ये बूंदी के सूर्यमल मिश्रण संग्राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने 5 बुकें लिखी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और उन बुक्स के बारे में एग्जाम में बार बार पूछते हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो वंश भास्कर है, वीर सतसई है, बलवंत विलास है, सती रासो है, और एक बुक और है वो राम रंजाट नाम से एक बुक और है। तो ये 5 बुक का आपका ध्यान रखना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, सती रासो, राम रंजाट। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी कृति कन्हैया लाल सेठिया की नहीं है? निम्न में से 48वां प्रश्न रह गया। ईला न देणी आपनी हालरिया हुलराए, पूत सिखावण पालने मरण बढ़ाई माई, प्रसिद्ध दोहा किसका है? ये सूर्यमल मिश्रण का ये भाई, तो ये ध्यान रखना, सूर्यमल मिश्रण 2 नंबर का ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 49वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी कृति कन्हैया लाल सेठिया की नहीं है? तो पाथल और पीथल तो इनकी ही है, और मिंजर या भादवी की रात जिसका अनुवाद है ये भी इनकी कन्हैया लाल सेठिया की है। कुमकुम पत्रिका ये भी इनकी है, और द्विधा इनकी नहीं है। द्विधा तो वो साहित्यकार थे विजयदान देथा, उनकी है, और निग्रंथ भी उन्हीं विजयदान देथा ने लिखी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 50वां प्रश्न। विजयदान देथा की रचनाओं का कौन सा युग्म असंगत है? विजयदान देथा ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। बातारी फुलवारी, द्विधा, लजवंती, सपन प्रिया, अंतराल, अलीखो हिटलर, तोड़े राव, मारो बदलो, अंतराल, ये सारे उन्हीं की हैं। लेकिन टाबरारी बात, कैरे चकवा बात और मंझली रात ये जो हैं वो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की हैं, इनकी विजयदान देथा की नहीं है भाई, ये ध्यान रखना। और कैरे चकवा बात तो बहुत बार पूछा गया है कि ये इसके लेखक कौन है, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई। 51वां प्रश्न है। प्रसिद्ध कृति एक बींदनी दो बींद निम्न में से किसकी कृति है? ये श्रीमल नथमल जोशी की है भाई। श्रीलाल नथमल जोशी जो हैं बहुत सारी अच्छी जो है कविताएं लिखे हैं, इन्होंने कृतियां लिखी हैं, जिसमें सबड़का है, एक आभे पटकी है, धोरारी धरती है, और एक बींदनी दो बीन है। ये 4 जो हैं उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। 52वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी कृति यादवेंद्र शर्मा की नहीं है? मेहंदी की फूल इन्हीं की है, तासरो घर भी इनके हैं, 1000 घोड़ों का सवार भी इनकी है, लेकिन ओलू इनकी नहीं है, क्योंकि ओलू यादवेंद्र शर्मा चंद्र यादवेंद्र की नहीं है, सॉरी, नारायण सिंह भाटी हैं, वो नारायण सिंह भाटी की ये बुक है ओलू। तो यहाँ पे ओलू आपका ऑप्शन हो जाएगा। 52वें में 4 नंबर का ऑप्शन होगा, ओलू का ध्यान रखना है, नारायण सिंह भाटी की है, और मेहंदी के फूल, तासरो घर और 1000 घोड़ों का सवार आपका यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है। 53वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक राजस्थान का पहला साहित्यकार कौन था? तो शिवचंद भरतिया जो हैं वो आधुनिक राजस्थानी का पहला साहित्यकार था। इसमें कनक सुंदर उपन्यास लिखा, कनक विलास नाटक लिखा, विश्रांत प्रवास कहानी लिखी, तो ये सारी जो हैं उनकी कृतियां हैं। आगे 54वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध कहानी बादली किसकी कृति है? तो बादली जो है वो चंद्र सिंह बिरकाली की है भाई। ये चंद्र सिंह की सर्वाधिक प्रकृति का ही चित्रण किया है चंद्र सिंह बिरकाली ने, और प्रकृति पे जितनी भी कविताएं हैं वो आप ऐसे मान लो कि चंद्र सिंह बिरकाली की हैं। जैसे लू प्रकृति से संबंधित है, लू पे लिख दी। बादली प्रकृति से संबंधित है, बादली लिख दी। सांझ सुबह शाम वाला सांझ पे लिख दी। एक बालासद कह मुकरेगी, तो ये इनकी प्रसिद्ध चंद्र सिंह बिरकाली की कविताएं हैं, कृतियां हैं। 55वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन असुमिलित है? बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी की है भाई, सही बात है। पग फेरो किसका है? मणि मधुकर की है। अर्जुन वाली आँख है जहूर खां मेहर की है, और मुर्दों का टीला
मुर्दू का टेला आपका किसका है? रेवतदास चारण का नहीं है भाई, रागेय राघव का है। ये रागेय राघव का है, इसलिए मुर्दू का टीला रागेय रेघ राघव का होने की वजह से ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर का 55वां में आंसर आपका 4 होगा। राजस्थानी भाषा का विकास कितने चरणों में हुआ? तो राजस्थानी भाषा का 4 चरणों में विकास हुआ है। पहला तो आपका 11वीं से 13वीं सदी में था गुर्जरी अपभ्रंश वाला। दूसरा 13वीं से 16वीं सदी प्राचीन राजस्थानी वाला। तीसरा ऑप्शन है 1618 में, 16वीं सदी से 18वीं सदी तक मध्य राजस्थानी, मध्यकालीन राजस्थानी। और फिर आधुनिक राजस्थानी है 18वीं सदी से आगे जो भी चल रही है ना, वो आपकी आधुनिक राजस्थानी है। इसमें ये ध्यान रखना, पहला गुर्जरी अपभ्रंश वाला जो कार्यकाल है 200 साल का है, 1100 से 1300। प्राचीन राजस्थानी का 300 साल का है, 1300 से 1600। मध्यकालीन राजस्थान और आधुनिक राजस्थान भी 200-200 साल के हैं, ये ध्यान रखना आप। 56वां प्रश्न है, 57वां। एलपी टेसिटेरी ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण कितने प्रकार से बताया है? ये 2 ही प्रकार बताते हैं भाई एलपी टेसिटोरी, ठीक है। तो ये 1912 में एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने जो है 2 प्रकार बताए हैं, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। एलपी टेसिटे ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण हो गया आपका। फिर आपका प्रश्न है 58वां। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है? तो राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो गुर्जरी प्राकृत से हुई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है बेसिकली। तो यहाँ पे गुर्जरी अपभ्रंश समानार्थक बिल्कुल निकटतम आंसर आपका होगा। तो ये चौथे नंबर का ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 60वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मरु भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो मरु भाषा का उल्लेख आपका कुवलय माला नामक एक ग्रंथ है, उद्योतन सूरी ने लिखी थी ये, तो इसी में आपका मरु भाषा का उल्लेख मिला है। 61वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोली एवं क्षेत्र में मेल में कौन असुमिलित है? देखिए नाड़िया जो है वो ही आपका नाड़िया, हाँ बिल्कुल, नाड़िया नागौर में नहीं बोली जाती है। नाड़िया बोली पाली क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए पहला विकल्प ही गलत हो गया, क्योंकि शेखावटी सिरोही में भी बोली जाती है और देवड़ावाटी सिरोही में बोली ही जाती है, गोडवाड़ी जालोर में बोली जाती है। तो नाड़िया जो है वो पाली क्षेत्र में नहीं बोली जाती, पाली क्षेत्र में बोली जाती है, नागौर में बिल्कुल नहीं बोली जाती है। नागौर में आपकी शेखावटी बोली जाएगी। तो इसलिए आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा 61 में। संत मावजी के उपदेश किस में किस बोली में है? तो ये आपकी वागड़ी बोली है। इस वागड़ी बोली को जॉर्ज अब्राहम गिरसन ने वागड़ी को भीली बोली, भीलों की बोली कहा है, और संत मावजी वहीं के थे, इसलिए वागड़ी भाषा में बोली में उपदेश दिया करते थे। 63वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 84 बोली निम्न में से कहाँ नहीं बोली जाती थी? कोटा, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, इन 4 जिलों में आपकी 84 बोली जाती है। जबकि हाड़ौती राजस्थान की वर्तनी दृष्टि से सबसे कठोर बोली है। सीकर में जो है वो तोरावटी बोली जाती है, शेखावटी बोली जाती है, लेकिन 84 बोली यहाँ नहीं बोली जाती, इसलिए सीकर आपका आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है। निम्न में से किस बोली को झाड़साई भी कहा जाती है? तो जो राजस्थान में जयपुर के आसपास की जो बोली है, जो लोग बोलते हैं ढूंढाड़ी, उसको आपको झाड़साई भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे झाड़साई नाम के सिक्के भी प्रचलित थे। इसी वजह से यहाँ पे ढूंढाड़ी जो बोली है उसको झाड़साई कहा जाता है। निम्न में से दवावेद क्या है? देखो दवावेद जो है वो है आपके अरबी और फारसी के शब्दों के संग्रह के लिखित रचना है, उसको दवावेद बोलते हैं। यदि किसी शासक की युद्ध उपलब्धियों का वर्णन किया जाता हो उसको वचनिका कहते हैं, और विस्तृत इतिहास या प्रशंसनीय रचना होती है उसको ख्यात बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई ऐतिहासिक ग्रंथ, तो उसको रासो बोलते हैं। तो इसमें आपका अरबी और फारसी शब्दों के संग्रह से लिखित जो रचना है उसको दवावेद कहते हैं। 66वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन असुमेलित है? इसमें देखिए आपका राजस्थान, आधुनिक राजस्थान की काव्य कृति बादली है, सही है, चंद्र सिंह बिरकाली ने लिखा था। इसकी प्रकृति चित्रण का काम वो करते हैं, प्रकृति पे
कृतियाँ लिखते हैं। राजस्थान का प्रथम 12 ग्रंथ नेमिनाथ 12 है, ये भी सही है। राजस्थान का प्रथम नाटक केसर विलास है, ये भी सही है। और राजस्थान की प्रथम कहानी ब्रजसैन सूरी नहीं है, इसकी कोई यहाँ पे कोई कृति होती, यहाँ लेखक के बजाय कृति होती तो ये ऑप्शन आपका सही होता। तो ये आपका आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा 66वें में। 67वां है, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इस ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, बिल्कुल सही बात है। इस ग्रंथ की रचना चंद्रबरदाई ने की थी, ये भी सही है। इस ग्रंथ में बापा रावल की उपलब्धियों का वर्णन से कोई उल्लेख ही नहीं है। पृथ्वीराज रासो के बहुत बाद में बहुत पहले हो गए हैं बापा रावल, तो इसका कोई आसपास कोई संबंध नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यह ग्रंथ डिंगल और पिंगल में मिश्रित ग्रंथ में है पृथ्वीराज रासो, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे मतिरे की राड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। 68वां मतिरे की राड़, ये यदि कोई प्रश्न अच्छा वाला प्रश्न, स्टैंडर्ड प्रश्न कोई बनाना चाहे तो ये अच्छा प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आज तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया किसी परीक्षा में, जहां तक मैं समझता हूं। मतिरे की राड़ के बारे में तो बहुत पूछा है, लेकिन मतिरे की राड़ का उल्लेख किस ग्रंथ में है, कौन सा ग्रंथ इसकी जानकारी देती है, उसके बारे में आज तक कोई प्रश्न नहीं पूछा। तो ये कहाँ कैसे प्रश्न को पत्र बनाने वालों की नज़र से छुपा रहा है, ये प्रश्न बनना चाहिए था। छत्रपति रासो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मतिरे की राड़ जो 1644 में हुई थी, किस किस के बीच हुई थी? आपकी नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच हुआ था। और खास काशी छगाणी है, काशी छगाणी ने ये ग्रंथ लिखा है, छत्रपति रासो काशी छगाणी ने लिखा है। इस काशी छगाणी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1644 में नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य मतिरे को लेकर, एक मतिरे की बेल को लेकर जो है बहुत अच्छा युद्ध हुआ था, काफी लोग इसमें हताहत हुए थे। 69 है, मानसिंह जोधपुर के काव्य गुरु कौन थे? तो बांकीदास आशिया जो हैं वो आपके इसके मानसिंह जोधपुर जी, जो मानसिंह जी हैं जोधपुर वाले, उनके गुरु थे, काव्य गुरु। 70वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। साहित्य व साहित्यकार के संदर्भ में असुमेलित को आपको छांटना है। जवान रासो सीताराम रत्न का है, बिल्कुल सही है। रतन रासो कुंभकर्ण का है, ये भी सही है। रण रासो दयालदास का है, ये भी सही है। शत्रुसाल रासो शत्रुसाल का नहीं है। इस ग्रंथ की रचना डूंगर सिंह ने लिखी थी। डूंगर सिंह ने जो बूंदी के शासक शत्रुसाल का वर्णन इसमें मिलता है, शत्रुसाल रासो में बूंदी के शासक शत्रुसाल का वर्णन मिलता है, लेकिन इसका लेखक जो है वो डूंगर सिंह है। शत्रुसाल रासो का एक पात्र है जो बूंदी के राजा थे, तो शत्रुसाल रासो की रचनाकार जो हैं वो डूंगर सिंह हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 71वां प्रश्न है, कन्हैयालाल सेठिया की किस रचना के कारण साहित्यिक अकादमी पुरस्कार उनको मिला था? तो ये मेरा युग धरती धोरारी धर कूचा धर्मी जड़ा, ये इनकी कृतियां हैं, लेकिन लीलटास जो है उसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 में मिला था, ये ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 72वां, गुर्जर लोक देवता देवनारायण की बगड़ावत महाकथा की रचना के लिए 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया था? तो ये लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत है भाई, ये ध्यान रखना। तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को 1984 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। मिला था क्योंकि उन्होंने बगड़ावत महागाथा लिखी थी, इस वजह से लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को ये सम्मान मिला था। 73वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी अकादमी द्वारा ब्रज सप्तदल नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है? तो ब्रज सप्तदल जो है वो ब्रज भाषा अकादमी है जयपुर में, उसके द्वारा ये प्रकाशित होती है। 74वां प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा किसके द्वारा लिखी गई है? ढोला मारू रे दोहा कवि कल्लोल की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। 75वां प्रश्न है, निम्न में से किसे राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है? तो विजय दान देता है उसको राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं। बातारी फुलवारी है, तोड़ो राव है, रूख है, अलेखू हिटलर हैं, ये उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। 2002 में उनको बिहारी पुरस्कार मिला था।
2004 में उनको पद्मश्री मिला और 2012 में उनको राजस्थान रत्न भी मिला। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, विजयदान देथा को राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। बातारी फुलवारी, तोड़ो राव, रोंख, आलेखु हिटलर आदि उनकी ऐतिहासिक रचनाएं हैं। 2002 में इनको बिहारी पुरस्कार मिला, 2004 में पद्मश्री मिला और ये विजयदान देथा एक ऐसे इतिहासकार हैं जिनको राजस्थान रत्न के द्वारा भी सम्मानित राजस्थान सरकार ने किया था 2012 में, ये ध्यान रखना है। 76वां प्रश्न है, कर्नल टोड ने किसकी सहायता से ब्यावर अजमेर में 2 दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो ये आपके मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी ने उनकी आर्थिक मदद की थी और उनकी आर्थिक मदद लेकर कर्नल टोड ने ब्यावर में, अजमेर के ब्यावर में 2 दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो यहाँ आंसर आपका भीम सिंह जी हो जाएगा। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूटों का इतिहास लिखा? तो ये विश्वेश्वर रेवू हैं, उन्होंने राजस्थान का राष्ट्रकूटों का इतिहास लिखा है, ये ध्यान रखना है। निम्न में से कौन से ग्रंथ की रचना महाराजा जसवंत सिंह प्रथम द्वारा नहीं की गई? तो राजस्थान में निम्न में से कौन से ग्रंथ की रचना महाराजा जसवंत सिंह प्रथम द्वारा नहीं की गई? ये गुणसागर जो है वो इनकी नहीं है शायद, आनंद विलास इनकी है, सिद्धांत सार इनकी है, चंद्र प्रबोध भी इनकी है। बिल्कुल सही है आपका, गुणसार जो है वो इनके पुत्र थे अजीत सिंह जी, उन्होंने ये लिखा था। तो यहाँ पे आनंद विलास, सिद्धांत सार और चंद्र प्रबोध तो जसवंत सिंह जी की हैं, लेकिन गुणसागर उनके पुत्र अजीत सिंह जी द्वारा लिखा था। तो ये आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 प्रश्न है, 79 में आपको राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत योगदान लगभग है? राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? तो ये आपका 16% है। आगे देखते हैं, कानड़देव प्रबंध के लेखक पद्मनाभ निम्न में से किस शासक के दरबार में थे? तो ये कानड़देव प्रबंध के लेखक जो हैं वो आपके अखेराज के हैं। 1311 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था, उसका विस्तृत विवरण अखेराज ने, ये जो कानड़देव प्रबंध में मिलता है, जिसको पद्मनाभ ने लिखा था। 81वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार 1955 में जयपुर में स्थापित किया गया था हालांकि, लेकिन बाद में 1960 में से बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो वर्तमान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है। कौन सुमेलित नहीं है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी जो है उदयपुर में है, 1983 में स्थापित हुई थी भाई। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में 1980 में स्थापित हुई है, बिल्कुल सही है। और मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में, ये भी सही है। पंजाबी भाषा अकादमी हनुमानगढ़ में यहाँ पे लिखा है, जबकि ये है आपका गंगानगर में, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हनुमानगढ़ की जैसे जगह जैसे गंगानगर होता तो ये भी सुमेलित होता। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार सर्वप्रथम 1960 में किसे दिया गया? तो देखिए, मीरा पुरस्कार 1960 में ही शुरू किया गया था और मीरा पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति थे आपके रामानंद जी तिवाड़ी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे प्रश्न है 84वां, मधुमालती और जागती ज्योत, ये 2 मासिक पत्रिकाएं हैं और कहाँ से प्रकाशित होती हैं, ये इसमें पूछा है। तो राजस्थान संस्कृत अकादमी जो 1980 में स्थापित हुई थी, संस्कृत अकादमी जयपुर में, तो वही ये 2 जागती ज्योत और जो है मधुमालती नाम की मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित करती हैं। 85वां प्रश्न है, माघ पुरस्कार निम्न में से किस अकादमी द्वारा दिया जाता है? तो माघ पुरस्कार जो है वो आपका राजस्थान संस्कृत अकादमी जो 1980 में जयपुर में स्थापित हुई थी उसी के द्वारा दिया जाता है। 86वां प्रश्न है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी आपके जोधपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल। जवाहर कला केंद्र निम्न में से कहाँ है? तो जवाहर कला केंद्र बहुत बार प्रश्न पूछा है कई परीक्षाओं में, ये थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। जयपुर में तो है, ये तो सामान्य सी बात है। सहायक चीजें क्या हो सकती हैं? किसकी स्थापना कब हुई, किसने की, वास्तुकार कौन था, किसने उसका उद्घाटन किया और क्यों, क्या उद्देश्य था ये जो है
जवाहर कला केंद्र की स्थापना करने का? तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 1993 में जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी पारंपरिक कलाओं के संरक्षण के लिए। इस जवाहर कला केंद्र के वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया और इसका उद्घाटन किया था तात्कालिक राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल जी शर्मा द्वारा। आगे चलते हैं। 88वां भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? तो लोक कला मंडल आपके उदयपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। 1952 में स्थापित हुआ था। और क्यों हुआ था? प्रदर्शनकारी और कठपुतली कलाओं को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री देवीलाल जी सामर ने इसकी स्थापना की थी 1952 में उदयपुर में। और यहीं पे आपको एक बात और ध्यान रखना है, लोक संस्कृति कला संग्रहालय जो है वो भी यहीं आपके उदयपुर में ही है। पश्चिमी संस्कृति केंद्र निम्न में से कहाँ है? तो वो आपका अभी मैंने बताया उदयपुर में है। रूपायन संस्थान जोधपुर में स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रूपायन संस्थान जोधपुर की स्थापना कोमल कोठारी द्वारा बोरुंदा जोधपुर में की थी। और इसका भी उद्देश्य वही था, विभिन्न जो भी पारंपरिक कलाएं हैं, संगीत है, लोक कला है, उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 91वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने सिलेबस में राजस्थानी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस भाई आपका 21 जो है फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, राजस्थान की मातृभाषा। राजस्थान की मातृभाषा क्या है? तो मातृभाषा तो राजस्थानी है, लेकिन यदि राजभाषा पूछ दे तो राजभाषा में राजस्थानी मत बता देना। राजभाषा आपकी अपनी अब भी हिंदी ही है, केवल मातृभाषा राजस्थानी है। 92वां प्रश्न, राजस्थान की राजभाषा क्या है? राजस्थान की राजभाषा हिंदी है भाई। और मातृभाषा पूछे तो राजस्थानी आएगी। निम्न में से कौन पुरुषों के वस्त्र नहीं है? देखो, घुग्गी पुरुषों की है, आत्मसुख भी वही है, और ढोची भी पुरुषों की है। नांदना तो स्कर्ट टाइप का होता है, महिलाएं पहनती हैं। तो नांदना जो है वो आदिवासी महिलाओं का एक वस्त्र है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर नांदना हो जाएगा। दामड़ी क्या है? मारवाड़ की महिलाओं में लाल रंग की जो साड़ी पहनी जाती है उसको दामड़ी कहा जाता है। 95वां प्रश्न देखिए, असुमिलित को छांटने का बताया है। मदील पगड़ी दशहरे के अवसर पे पहनते हैं, बिल्कुल सही है। मोटड़ी की पगड़ी विवाह के अवसर पे फैशन के स्वरूप पहनते हैं। सफ़ेद पगड़ी सामान्य अवसर पर कभी भी पहन लेते हैं। और काली पगड़ी तो कभी होती ही नहीं है। काली पगड़ी किसी की मृत्यु पर नहीं पहनी जाती है, तो ये ऐसा कोई मिलता नहीं है कि किसी की मृत्यु होने पर काली पगड़ी पहनते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आपका आंसर 95 का उत्तर 4 नंबर का विकल्प होगा। 96 है, निम्न में से कौन मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियों का प्रकार नहीं है? तो ये अमरसाई अमर सिंह जी के नाम के पे बनी थी, तो मेवाड़ में प्रचलित थी। उदयसाई उदय सिंह जी के नाम पे पड़ी थी, ये भी मेवाड़ में पहनी थी। भीम सिंह जी कृष्णा कुमारी के पिताजी थे, उनके नाम पे भी एक पगड़ी का नाम प्रचलित था। लेकिन गजसाई यहाँ की नहीं थी, ये गजसाई जो है मारवाड़ की थी। महाराजा गज सिंह जी जो थे जसवंत सिंह जी के पिताजी, तो उनके नाम पे ये पगड़ी बनी है। तो गजसाई जो पगड़ी है वो मारवाड़ की है, मेवाड़ की नहीं है। 97वां प्रश्न है, पाग पेटा लपेटो बागा साफा पेचा अमलो तथा फलियो निम्न में से क्या है? तो ये पगड़ी के उपनाम है भाई, ये ध्यान रखना। छाबदार क्या है? छाबदार होते हैं जो शासकों को पगड़ी बांधने के लिए राज दरबार में कुछ लोग रहा करते थे। वो पाग बांधने में, पगड़ी बांधने में, पेटा बांधने में, लपेटा, बागा, साफा, पेचा, अमलो और फलिया बांधने में बहुत ही सिद्ध हस्त होते थे। इसलिए उन शासकों के पगड़ियों को बांधने वाले व्यक्ति को छाबदार कहा जाता है। बड़ा मतलब खोज के प्रश्न निकाले गए हैं, अच्छे प्रश्न हैं। निम्न में से बलेवड़ा क्या है? तो बलेवड़ा होता है पुरुषों द्वारा गले में जो पहना जाने वाला आभूषण है, लॉकेट टाइप, उनको बलेवड़ा कहा जाता है। और बिनोटा क्या होता है? आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो 2004 में पहली बार परीक्षा हुई थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, और शायद 2007 वाली परीक्षा में भी पूछा गया था कि बिनोटा क्या है। तो विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले जो जूते होते हैं वो बिनोटा कहे जाते हैं। इस प्रकार ये सारी जो आपका आज का टेस्ट था उसके बारे में सारी डिटेल्स मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके आपको ज़रूर बताना है। और यदि आपने हिस्ट्री जो है
ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका है तो आप निश्चित रूप से उस हिस्ट्री वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए। और आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें टेस्ट सीरीज में कुछ परिवर्तन किया है कि यदि आप 5 मॉक टेस्ट लेते हैं तो आपको 500 रुपये नहीं 150 रुपये ही देने पड़ेंगे। 10 टेस्ट लेते हैं तो 250 रुपये, 20 मॉक टेस्ट लेते हैं तो 360 रुपये, और 25 मॉक टेस्ट कंप्लीट लेते हैं तो आपको 50 रुपये भी कम कर दिए गए हैं। आप 450 रुपये दे के कंप्लीट 25 के 25 मॉक टेस्ट ले सकते हैं। साथ ही यदि आप बाद में जुड़ते हैं तो आप बाद में जुड़ सकते हैं, आपको कंप्लीट जो है टेस्ट आपको इस पे मिल जाएंगे। और कोई इश्यू हो तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 9588271132 पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।